इसे हम लोग न्यूमेरिकल डेटिंग के नाम से भी जानते हैं, न्यूमेरिकल डेटिंग भी कहते हैं। और इस डेटिंग में हमें टेंटेटिव या एग्जैक्ट डेट पता चलता है, या एग्जैक्ट डेट हमें पता चल पाता है किसी फॉसिल एविडेंस का। तो क्या होगा, ये स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो सकता है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो सकता है, इसका जानकारी हमें इसमें मिलता है। इसके द्वारा आप ये पता कर सकते हो कितना ईयर्स ओल्ड है ये एग्जैक्टली। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड के साथ आप बता सकते हो कि जो फॉसिल्स हैं ये कितना ओल्ड रहा होगा। और के लिए कई सारे मेथड्स का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। सबसे पहला हो गया यहाँ पे डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी दूसरा होगा यहाँ पे रेडियोमेट्रिक डेटिंग। सर ये एब्सोल्यूट डेटिंग का टाइप है। हाँ, तीसरा टाइप यहाँ पे होगा अमीनो एसिड रेसिमाइजेशन, रेडियोमेट्रिक डेटिंग में भी हम लोग इसको कई तरीके से कर सकते हैं। हम लोग हैं यहाँ पे, जैसे अगर इसमें हम देखें, एक होता है पोटेशियम आर्गन डेटिंग होता है, दूसरा यहाँ पे हम लोग कार्बन 14 का भी यूज करते हैं, कार्बन 14, और ये बड़ा फेमस मेथड है कार्बन 14 मेथड। तो पहला हम लोग हेडिंग बनाते हैं, यहाँ पे है डेंड्रोक्रोनोलॉजी का, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑल्सो नोन एज थ्री रिंग डेटिंग। थ्री रिंग डेटिंग सिंपल सा है ये। जैसे कोई भी पेड़ है या कोई भी, उसको काटते हैं, उसके किसी भी ट्री के ट्रंक को काटते हो, तो काटने के बाद क्या होता है, उस प्रत्येक उसमें देखो काटने के बाद यहाँ पे हमें कई रिंग स्ट्रक्चर मिलता है। दिस रिंग इज नोन एज द एनुलर रिंग। इसी को हम लोग बोलते हैं एनुलर रिंग। एनुलर रिंग, ये जो नाम ही इसका एनुलर रिंग, एनुलर का मतलब होता है ईयर, मतलब जो प्रत्येक साल पे बनता हो। ये रिंग क्या होता है, ईयरली फॉर्म होता है ये। और इस रिंग को काउंट करके करेंगे एनुलर रिंग के आधार पर, और कई ऐसे हमें एविडेंस मिला है वन कैन मेजर का भी, जो ऑलमोस्ट 9000 ईयर एक्चुअल डेट ओल्ड भी है, 9000 ईयर ओल्ड है। मतलब
तो यहाँ पे आज से 9,000 या 10,000 साल पहले जो ट्री था हम ये पता कर पाते हैं, और उसके आधार पर हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय किस तरीके का लाइफ फॉर्म रहा होगा। जैसे ये जो रिंग भी होता है ये दो तरीके का होता है, एक होता है थिक रिंग, एक क्या होगा, ये रिंग थिक है, काफी मोटा है ये रिंग, और दूसरा क्या है, ये रिंग अगर थिन है, जो अगर थिक है और कई सारे क्या होगा, थिन होगा। तो ये थिकनेस और थिननेस ऑफ द रिंग ये भी कुछ बताता है। अगर ये मान लो रिंग थिक है, इसका मतलब हुआ कि एनुअल रेनफॉल यहाँ पे बेहतर हुआ होगा। ये डिनोट करते हैं एनुअल रेनफॉल को। ये डिनोट करता है सॉइल टाइप को भी। और जहां पे रिंग थिन होगा वहां पे तय बात है कि या तो वो डिजर्ट एरिया का कोई ट्री रहा है, या तो वो एनुलर जो एनुअल जो रेनफॉल था वहां पे कम रहा है। और इस प्रकार से हम क्लाइमेट के विषय में भी पता कर सकते हैं कि उस समय क्लाइमेट क्या रहा होगा। मीन्स क्या हुआ, ठीक है। सो इन दिस ईच रिंग रिप्रेजेंट्स व्हाट, represents yearly growth and यहाँ पे कंडीशन ये है, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द वुडन ऑब्जेक्ट्स, इट इज ओनली applicable for the wood or wooden tree। जो ट्री वुडन नहीं है उसके लिए एप्लीकेबल होगा, मतलब केवल ट्री के लिए ही एप्लीकेबल होगा, या अदर कोई वुडन ऑब्जेक्ट है उसके लिए एप्लीकेबल होगा। और हम लोग इसमें रिंग को काउंट करके फ्रेगमेंट्री जो भी हमें रिमेंस मिलता है उसका एक हम चार्ट तैयार करते हैं, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस तैयार करते हैं। और अब तक का जो अचीवमेंट रहा है वो हम लोग का वो रहा है कि हम लोग 9,000 ओल्ड पाइन ट्री, 9,000 ओल्ड पाइन ट्री का हम पता कर चुके हैं। वही वुडन ट्री, मतलब ट्री का मतलब जैसे अगर कई सारे ट्री ऐसे भी हैं, ट्री है तो वुडन है, सही बात तुम्हारी। अगर सच में ट्री है तो वुडन ही होगा, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। सिर्फ ये है कि अगर प्लांट है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है ऑल प्लांट आर नॉट ट्री, ठीक है, तो यहाँ पे अगर वर्ड जरूर गौर करना, अगर ट्री लिखते हो तो वुडन ही होगा, बट सारे प्लांट क्या होता है, ट्री नहीं होता है। दूसरा मेथड है अब है वो है रेडियो डेटिंग मेथड। रेडियोमेट्रिक, इसका हम लोग यूज क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पता है एक बात, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या होता है। कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, सबका एक अपना हाफ लाइफ होता है। और हाफ लाइफ का मतलब हुआ कि इसमें से कंटिन्यूअस लॉस और डीके
इसमें होते रहता है, एंड देयरफॉर दे हैव स्पेसिफिक इसमें हाफ लाइफ इसका होता है, चाहे कोई भी एलिमेंट्स हो। मतलब एनर्जी इससे कंटिन्यूअस अर्ली होते रहेगा, और कंटिन्यूअस एनर्जी के निकलने के कारण ये जो भी सब्सटेंस होगा, ये जो भी एटम होगा या जो भी एलिमेंट होगा, वो इस डिके के कारण एक सर्टेन पीरियड पे सिर्फ आधा ही बचा रह जाएगा, और रिमेनिंग जो हाफ होगा वो लॉस्ट हो जाएगा। और इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, और ये मेनली दो तरीके का है। पहला है यहाँ पे वो है पोटेशियम आर्गन मेथड, पोटेशियम आर्गन मेथड। और दूसरा मेथड यहाँ पे है कार्बन 14 डेटिंग। चलो पहला लेते हैं हम लोग हैं पोटेशियम आर्गन मेथड। इसमें हम लोग पोटेशियम 40 का इस्तेमाल करते हैं। पोटेशियम जो 40 है उसका इस्तेमाल करते हैं, और इस पोटेशियम 40 का जो हाफ लाइफ होता है, इसका हाफ लाइफ ये होता है 1.3 बिलियन ईयर। और पोटेशियम एक कॉमन कंस्टिट्यूएंट्स है रॉ का, और अगर एनिमल सोर्स में बात करें तो हम लोगों के बोन्स का और टीथ में ये पाया जाता है पोटेशियम। इस मेथड में हम लोग करते क्या है बेसिकली, जैसे आप लोग पढ़े होंगे डायनासोर के विषय में, डायनासोर का अंत कैसे हुआ। डायनासोर का जो अंत है उसके विषय में लोग कहता है कि फास्फोरस और पोटेशियम इससे जो बना हुआ जो सॉल्ट था, वो सॉल्ट रेगुलर जो है वो इंटेक कर रहा था बाय कंज्यूमिंग द पर्टिकुलर वेजिटेशंस। कुछ डायनासोर ऐसे भी हुआ कि जो कार्निवोरस नहीं होकर हर्बीवोरस था। तो जो हर्बीवोरस था और जिसने पोटेशियम और फास्फोरस बेस्ड वेजिटेशन को इंटेक किया था या कंज्यूम किया था, ग्रेजुअली ये उसके सलाइवरी ग्लैंड में जाकर के एक्युमुलेट होना स्टार्ट हुआ, और जैसे जैसे वो एक्युमुलेट हुआ कुछ समय के बाद उसका एक अच्छा खासा अमाउंट उसके माउथ में जमा हो गया था। और जब वो एयर को फास्ट रनिंग के दौरान जब वो एयर को इनहेल करता था, कभी कभी क्या होता था उस इनहेल के कारण वो फास्फोरस बर्न हो जाता था, और जब फास्फोरस बर्न हुआ तो जलने लगता था, तो उसको जलने को बाहर से उस आग को फेंकना चाहेगा, तो वो कई दफा फिर उस आग को बाहर फेंका, तो उसी पे बन गया आ गया कॉन्सेप्ट, ड्रैगन का कॉन्सेप्ट आ गया। टेक्निकली क्या था, ये फास्फोरस और पोटेशियम बेस्ड जो वेजिटेशन था जिसको उसने फीड किया था, और एयर के कांटेक्ट में आने के कारण उसका क्या था, बर्निंग होना था, वो जलना था। और इसी कोर्स में क्या हुआ, उसने पूरे फॉरेस्ट को जला लिया और खुद भी नुकसान पहुंचा उसे, और फाइनली उसका कंप्लीट डिसअपीयर अर्थ से हुआ है। तो एक रीजन ये भी दिया जाता है जिसमें
पोटेशियम और फास्फोरस का, और उसमें भी कई सारे जो एविडेंस मिला है, फॉसिल एविडेंस, जहाँ पे हम लोगों ने पोटेशियम का यूज किया है, आर्गन का यूज किया है, फास्फोरस का यूज किया है। इस मेथड में करते क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि पोटेशियम का जो हाफ लाइफ है 1.3 बिलियन ईयर एगो 1.3 बिलियन ईयर्स है। जब पोटेशियम 40 डीके होता है, जो पोटेशियम है ये जब डीके होता है आर्गन में, तो उसका मात्र 11.2% ही ये डीके हो पाता है। पोटेशियम का 11.2% ही डीके हो पाता है आर्गन में। और आर्गन तुम जानते हो कि आर्गन कैसा है, ये एक प्रकार का गैस है, मेटेलिक गैस ही है ये। आर्गन क्या है, एक प्रकार का मेटेलिक गैस है ये। और जहां भी ये हीटिंग जो होगा बहुत ज्यादा इंटेंस होगा, जैसे मान लो वोल्केनिक इरप्शंस हैं, तो उसमें इसका कई दफा ब्लास्ट भी होता है इस गैस का। और कई दफा ये भी हुआ कि जैसे जैसे ये पोटेशियम 40 का अमाउंट घटता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, उस रॉक्स में आर्गन का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे पोटेशियम 40 डीके का अमाउंट घटता जाएगा, वैसे ही वैसे आर्गन का बढ़ता जाएगा। ये अगर कोई हमें वोल्केनिक रॉक मिला है और जब वो रॉक ये इंडिकेट करता है कि पोटेशियम के तुलना में आर्गन का जो रेशियो है वो ज्यादा है, तो उसको हम लोगों के कैलकुलेट करते हैं कि इसका एब्सोल्यूट डेट क्या होगा। और ऐसा करने के लिए हम लोग मेजर करते हैं, हमारे टेक्निक कैसा लेते हैं, इसका नाम होता है स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है। सो द रॉक दैट कंटेन्स द रॉक और cold volcanic contain more argon in compared to potassium are considered as older ओल्डर नहीं, यहाँ पे ओल्डर वर्ड मत यूज करो, आर टेकन एंड मेजर्ड। तो हम इसी को हम लोग लेते हैं और इसको हम लोग मेजर करते हैं, और इसके लिए हम लोग सहारा लेते हैं टेक्निक का, उसका नाम है स्पेक्ट्रोमीटर का। स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करते हैं, कितना पोटेशियम कितने आर्गन में ये बदला है और उस रॉक्स में आर्गन का अमाउंट कितना है, और इसके आधार पे हम लोग अर्थ का एज भी पता कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका यूज क्या होगा समझ लो, इट कैन यूज इन measuring date of planet। कोई प्लैनेट है उसका डेट क्या होगा, या उसका जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे ये कर सकते हो। यहाँ तक कि रॉक्स कोई भी है या अदर कोई फॉसिल फाइंडिंग्स हैं,
इससे हम लोग ह्यूमन जो ओरिजिन है इसके विषय में बेहतर इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। और कई दफा तो इसे कार्बन 14 के कंपेयर में भी हम लोग ज्यादा सटीक या परफेक्ट इसको मानते हैं, लेकिन यहाँ इसका एक अपना लिमिटेशंस है। और लिमिटेशंस क्या है इसका कि हम इसे बहुत लंबे समय तक के लिए बहुत ही कोई इनऑर्गेनिक अगर सोर्स वाला कोई रॉक है तो हम उसका हम डेट फाइंडिंग नहीं कर सकते इसको। तो पहला तो ये पोटेशियम आर्गन, ये क्लियर हो गया। पोटेशियम आर्गन मेथड क्लियर हुआ? यस सर। बताओ एक बार फिर से, तुम बताओ क्या कर रहे इसमें। सर पोटेशियम आर्गन मतलब K40 it is about half life which is around 1.3 billion year। सर इसमें कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट्स रॉक्स का होता है जो कि ये टीथ या फिर बोन में भी मिलता है। फिर पोटेशियम को आर्गन में डिके होने में इट टेक्स अबाउट 11.2%। और एंड आर्गन इज अ टाइप ऑफ metallic gas। फिर the rock which is cooled or volcanic rock contain more argon as compared to the potassium which is taken and measured। Then spectrometer is used for sulfur spectrometer is also used for finding the age of the earth। Then it can be used in measuring its one minute। A spectrometer is used for finding the ratio of potassium 40 to argon 40 in a particular soils। Ratio of potassium 40 to argon 40 इसको मेजर करने का काम क्या करता है? स्पेक्ट्रोमीटर करेगा। किसी सॉइल में पोटेशियम 40 कितना है और आर्गन 40 कितना है, और इसी के बिहाफ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं एब्सोल्यूट डेटिंग का, उसका एक्चुअल डेट क्या रहा हो। ठीक है, तो अब तक हमने बात किया, अब तक हमने 4-5 बात किया। एक बार हम लोग रेफरेंस ले लेते हैं। पहले रिलेटिव डेटिंग का फर्स्ट मेथड है स्ट्रेटिग्राफी, दूसरा है पैलिनोलॉजी, और तीसरा मेथड का नाम क्या है? फ्लोरीन डेटिंग। तो पहले स्ट्रेटिग्राफी में क्या करते हैं हम लोग बताओ, पहले बताओ तो स्ट्रेटिग्राफी में क्या करते हैं? Sir, stratigraphy is about the law of supervision। वहाँ पे exception है river terrace। According to this law, the layer of earth belongs to the innermost or the lowermost folder who belong to the topmost। That is, sir मतलब topmost वाले को newer consider करते हैं और सबसे जो lowermost होता है उसको older बोलते हैं। Therefore, artifacts belong to the older one which have been occupied by later। ठीक है। फिर एक फ्लोरीन डेटिंग आता है, वो बेस्ड होता है अमाउंट ऑफ फ्लोरीन विच इज प्रेजेंट इन फॉसिल्स। जितना ज्यादा पुराना फॉसिल होगा उतना वो ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लोरीन कंटेन करेगा। ठीक है। एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट डेटिंग मेथड्स अमंग द थ्री। ठीक है। फिर लास्ट वाला इट इज अबाउट द स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन और मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स और पार्ट। यहाँ पे we know about the vegetation history। कैसे how you can know about the vegetation history? Climate के according which helps in determining vegetation प्लांट के फॉर्म के अकॉर्डिंग।
अगर प्लांट का फॉर्म कैसा है, so that tell us idea about the climatic conditions or life form of that particular phase of the zoological time scales. zoological time scales पे उस फेज में क्या हुआ होगा, कैसे लोग रहा होगा, उसके विषय में उसे बताने का काम करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अभी, और वो है अमीनो एसिड रेसिमाइजेशंस। अमीनो एसिड रेसिमाइजेशन। ओके, कार्बन 14 में देखो, एक साइंटिस्ट, उनका नाम था अर्नोल्ड। एंड लीवी। इन दोनों ने मिलकर के इस डेटिंग मेथड का इन्वेंशन किया था। सो दिस मेथड इज इन्वेंटेड बाय अर्नोल्ड। ये पूरा नाम लिख लो, J.R. अर्नोल्ड एंड लीवी। It is most common and widely used method of dating। ठीक है, और इसका जो प्रिंसिपल है, हम लोग कहते हैं यहाँ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम सब लोग क्या करते हैं, इनहेल और एक्सहेल करते हैं। तो इनहेल करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। एक्सहेल करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, CO2 को रिलीज करते हैं। एंड दैट CO2 आर कंज्यूम्ड बाय प्लांट। तो प्लांट क्या करता है, कार्बन को लेता है, और हम लोग क्या करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ फूड्स हम लोग भी कार्बन को लेते हैं। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सबके सब रेडियो एक्टिव कार्बन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। जब वो रेडियो एक्टिव कार्बन जो जितने भी एनिमल्स या प्लांट्स हैं जो एब्जॉर्ब करता है, जब वो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाता है विद एटमॉस्फेरिक कार्बन, तो उस इक्विलिब्रियम को हम लोग यहाँ पे मेजर करेंगे। क्योंकि इसके बाद क्या होगा, ये जो एब्जॉर्प्शन है ये सीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म का एक अपना डेथ होता है, मतलब एक अपना लाइफ टाइम होता है, और जैसे ही उसका डेथ होगा तो एब्जॉर्प्शन वहां पे स्टॉप हो जाएगा। और ये हमारे लिए सबसे आसान हो जाता है कि कब एब्जॉर्प्शन सीज हुआ है ये जानना, और तब तक उसके बॉडी में कितना कार्बन 14 रहा है। तो इस प्रकार से हम इस मेथड का हम लोग यूज करते हैं। कि यहाँ पे एक लाइन समझ लो, मैं अगेन बता दे रहा हूँ। इट इज बेस्ड ऑन कार्बन एब्जॉर्प्शन। कार्बन 14 लिख दो। कार्बन 14 के एब्जॉर्प्शन पे ये आधारित होता है।
and almost all living organisms absorb this कार्बन 14। सबके सब कार्बन 14 को एब्जॉर्ब करता ही करता है। जब ये कार्बन 14 लिविंग बॉडी के अंदर में, ये लिविंग बॉडी है, जब इसके अंदर में कार्बन 14 बाहर के कंपेयर में, जो कार्बन बाहर में है, इसके कंपेयर में जब इक्विलिब्रियम के स्टेट में आ जाता है ये, तो क्या होगा, ये एब्जॉर्प्शन सीज हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन तब क्या होगा, ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। और ये कब हो जाता है, बेसिकली जब उसका डेथ होता है। जब ऑर्गेनिज्म का डेथ होता है कि ये वो स्टेट होता है जहां पे भी ये एब्जॉर्प्शन नहीं होता। इसके बाद इसमें कौन कौन से इवेंट्स होता है, कैसे कैसे इवेंट काम करते हैं, तो हम लोग तरह से एक बार चेन ऑफ इवेंट्स को समझने का प्रयास करते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ हेडिंग ना दो, मैकेनिज्म ऑफ इवेंट, एसोसिएटेड with carbon 14। डेटिंग मेथड। देखो नेचर में क्या होता है, अगर अर्थ है मान लो यहाँ पे ये, और नेचर में जैसे जैसे ऊपर हम जाते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन की जो एटम है ये ठीक ठाक परसेंटेज में होता है, और आप सब जानते हो कि 79% तो नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन। जब यही नाइट्रोजन जब ये कंटिन्यूअस बम्बार्डेड होता है सोलर रेडिएशन के द्वारा, सम ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है, इसमें से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्बन में, बाय रिलीजिंग देयर न्यूट्रॉन्स। आपने न्यूट्रॉन को रिलीज करेगा तो किसमें बदल जाएगा, ये कार्बन में बदल जाता है, और ये नेचुरली होते रहता है। ठीक है। व्हेन अपर एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन्स get collided by solar radiations, so in this course some of nitrogen by releasing their neutrons transform into the carbon, और ये कार्बन एटम इस प्रकार से यहाँ बनता है। जब ये कार्बन, इस कार्बन का भी दो फॉर्म है, एक है कार्बन 12 और एक है कार्बन 14। बोथ आर क्या है, आइसोटोप्स हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, और मास नंबर क्या है इसका, डिफरेंट है। दैट्स व्हाई दे आर आइसोटोप्स। इसमें से दोनों में से कोई भी जब ये ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो ये क्या बनाएगा, CO2 को बनाएगा ये, और इन द फॉर्म ऑफ CO2 इट एंटर्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में इंटर करता है। लिविंग का मतलब प्लांट। सो नाउ इट इंटर्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी। और ग्रेजुअली क्या होगा, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, डिपोजिट होना ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें रेशियो ऑफ कार्बन 14 और कार्बन 12 का, तो रेशियो जो है कार्बन 14 का ऑलमोस्ट
आइडेंटिकल होता है, समान होता है। नेचर में भी एक लाइन लिख सकते हो, इन नेचर देयर रेशियो इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। और कार्बन 14 क्या होता है, ये कार्बन 12 में कांस्टेंट रेट से ये डीके होते रहता है। इससे डीके कांस्टेंट होता है। कार्बन 14 क्या ये अनस्टेबल है इन कंपेयर टू कार्बन 12। कार्बन 12 क्या ये स्टेबल है, इसका डीके कंटिन्यूअस होते रहता है। ठीक है। और ऑन एवरी ऑलमोस्ट 5568 years half of the carbon 14 is converted into carbon 12। मतलब 5568 साल में हाफ क्या हो जाएगा, डीके हो जाएगा, क्योंकि इसका हाफ लाइफ इतना ही होता है। तो कार्बन 14 बाई हाफ डीके इंटू कार्बन 12 और ट्रांसफॉर्म इंटू द कार्बन 12। ठीक है। जब कोई ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाता है, जब किसी ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाएगा, तो अब क्या है, वो कार्बन 14 को लेना तो वो लेगा नहीं एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर से वो कार्बन 14 को लेगा नहीं, लेगा वो। सो अपॉन डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म कार्बन 14 एब्जॉर्प्शन दैट विल बी स्टॉप्ड। और रेशियो जो कार्बन 14 कार्बन 12 का है, इसी रेशियो को हम लोग मेजर करते हैं। और इसी के द्वारा हम लोग उस प्रोसेस का डेट, टेंटेटिव डेट होता है, उसको हम लोग पता करते हैं। क्योंकि हमें ये पता है कोई प्लांट है या कोई एनिमल्स है, वो जब भी मरा है तो उसके बॉडी में जो कार्बन 14 भी होगा, कार्बन 12 भी होगा, कार्बन 14 क्या होगा, ग्रेजुअली डीके कर जाएगा। और कितना कार्बन 14 डीके कर चुका है, कितना बचा हुआ, उस बचे हुए को भी मेजर करके हम पता कर सकते हैं, या कितना कन्वर्ट हुआ उसे भी पता कर सकते हैं हम लोग हैं। इसमें हम लोग काउंट क्या करते हैं एक्चुअली, कि बीटा रेज कार्बन 14 से कितना निकला है, हम लोग उसको काउंट करते हैं। इसमें एक बड़ा सा इंपोर्टेंट के लिए क्वेश्चन हो सकता है इंटरव्यू के लिए, कि कार्बन 14 डेटिंग विच कार्बन इज काउंटेड। तो याद रखना वहां पे कार्बन डेटिंग में हम लोग कार्बन 14 से, कार्बन 14 से निकलने वाला जो बीटा रेज है, इसको बोलते हैं बीटा डीके। तो बीटा रेज जो निकलता है, हम इसको काउंट करते कितना बीटा रे निकल चुका है। ऐसे एक सिंपल लैंग्वेज में ये ऑर्गेनिज्म है, मान लो हम लोग हैं, कोई इसके बॉडी में क्या है, कार्बन 14 भी है और कार्बन 12 भी है। ठीक है। डेथ होने के बाद क्या होगा, सम कार्बन 14 कार्बन 12 में ये डीके कर चुका होगा। अभी जब तक लिविंग है ये प्रोपोर्शनली बना हुआ है, इक्वल। जैसे ही ये डेथ हो जाएगा इसका, ये अपना डीके स्टार्ट हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन तो स्टॉप हो गया, वो एब्जॉर्प्शन तो स्टॉप है। अब क्या हो रहा है, कन्वर्जन शुरू है 14 के 12 में। तो जितना अमाउंट ऑफ कन्वर्जन जो होगा यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ कन्वर्जन कह लो, कार्बन 14 का कितना 12 में हो, उसको कैलकुलेट करके हम लोग डेट पता कर सकते हैं। या कितना बीटा डीके हुआ है, उस बीटा को हम लोग पता करके हम कर सकते हैं कि वो कितना ओल्ड फॉसिल एविडेंस रहा होगा।
तो यहाँ पे हम लोग इसी मेथड का हम लोग यूज करते हैं। और बीटा का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। बीटा इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन। हाँ, तो याद रखना। ये समझ में आया ये? यस सर। चलो ठीक है, एक बार दोनों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कार्बन मेथड को और फास्फोरस और आर्गन मेथड को। कार्बन मेथड को और फास्फोरस दोनों को एक्सप्लेन कर दो कि पोटेशियम आर्गन में क्या करते हैं और कार्बन में क्या करते हैं। पोटेशियम आर्गन और हाँ, और कार्बन। पोटेशियम आर्गन में K40 यूज होता है, जिसका हाफ लाइफ 1.3 बिलियन ईयर का होता है। उसमें कॉमन कंस्टिट्यूएंट्स रॉक होता है, जो कि बोन्स या टीथ में भी फाउंड मतलब मिलता है। और सर पोटेशियम को आर्गन में डिके होने के लिए अराउंड 11.2% लगता है। एंड आर्गन इज अ टाइप ऑफ मेटेलिक गैस। फिर उसके बाद स्पेक्ट्रोमीटर इज यूज्ड for conversion of potassium to argon. Then इसमें क्या करते हैं? रेशियो ऑफ पोटेशियम टू आर्गन। हाँ, रेशियो ऑफ पोटेशियम टू आर्गन को हम मेजर करके हम पता करते हैं। यस सर। जिसके थ्रू हम लोग अर्थ का एज भी निकाल सकते हैं। एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन मेजरिंग डेट ऑफ प्लैनेट, देन रॉक्स एंड फॉसिल फाइंडिंग, और ह्यूमन का ओरिजिन भी इससे पता चलता है। हाँ, और इसमें हम लोग क्या करते हैं? रेशियो कार्बन 14 टू कार्बन 12। यस सर। इसका यूज करते हैं हम लोग कि भाई कार्बन 14 कितना कन्वर्ट हो गया कार्बन 12 में, या पोटेशियम कितना कन्वर्ट हो गया गैसियस आर्गन में। जितना अमाउंट कन्वर्ट हुआ है उससे पता कर सकते हैं। जितना अमाउंट रिमेनिंग बचा हुआ है हम उससे पता कर सकते हैं। ठीक है। अब जनरली क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मान लो जिसका एज 50,000 एबव है, 50,000 साल पुराना है, ठीक है, उससे हम लोग इससे आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी अगर 50,000 पुराना है तो हम उसका इससे हम इजिली कर सकते हैं किसे? कार्बन 14 कार्बन 12 से। लेकिन अगर बियॉन्ड 50,000 है तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? हमें ये यूज करना पड़ेगा। क्योंकि इसका हाफ लाइफ क्या था? ज्यादा है इसका इन कंपेयर टू इट्स हाफ लाइफ। इसका हाफ लाइफ कितना है? 1.3 बिलियन ईयर, बिलियन ईयर्स में है। और ये क्या है? 1000 ईयर्स में है, 5568 ईयर्स। ये एक यहाँ पे डिफरेंस है, इसलिए इसका हम लोग 50,000 एज तक से लेके एबव नहीं कहो, यहीं तक हम 50,000 तक का until 50,000 का, till 50,000। नेक्स्ट है कि इसका अपने लिमिटेशंस भी है। वो लिमिटेशंस क्या है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो फ्लक्चुएट करते रहता है, और उसके कारण क्या होता है? कार्बन जो 14 है जो एटमॉस्फेयर में जो बन रहा है उस पे बड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर उसका प्रोडक्शन रेट सही से नहीं हुआ तो फिर यहाँ पे हमें
कई दफा एग्जैक्ट फाइंडिंग न मिले, पर इस तरह का जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत ही कम है, इसलिए हमें एग्जैक्ट फाइंडिंग मिल ही जाता है। दूसरा होता है कि जो एविडेंस होता है वो मोस्टली क्या होता है, ड्यूरिड होता है हर ट्रस्ट में, तो वो ऑलमोस्ट बचा रहता है। तो ये वो दो मेथड्स हैं। लास्ट है एमिनो एसिड रेसिमाइजेशन। तो अमीनो एसिड क्या है बेसिकली, ये प्रोटीन का आइसोमर्स। तो हाँ, एक बार कार्बन 14 का लिमिटेशन फिर से बता दीजिएगा। कार्बन 14 का लिमिटेशन ये है कि अगर इसका प्रोडक्शन एटमॉस्फेयर में अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण अगर प्रभावित होता है, फ्लक्चुएट करता है, तो हमें एग्जैक्ट डेट मिलने में दिक्कत होगा, क्योंकि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सोलर एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, और सोलर एक्टिविटी में कोई भी अल्टरेशन होता है तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है वो चेंज होते रहता है। अगर वो चेंज होगा तो कार्बन 14 का प्रोडक्शन का रेट क्या होगा, वो प्रभावित होगा, और इस प्रकार से हमें एग्जैक्ट डेट फाइंडिंग करने में दिक्कत होगी। नेक्स्ट है अमीनो एसिड रेसिमाइजेशन। अमीनो एसिड क्या है बेसिकली, ये प्रोटीन का यूनिट है। ये या इसको मोनोमर कर सकते हो, मोनोमेरिक यूनिट ऑफ प्रोटीन्स, मोनोमेरिक यूनिट ऑफ प्रोटीन्स मतलब उसका इकाई है ये। और ये अमीनो एसिड दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक को बोलते हैं डेक्स्ट्रो, दो फॉर्म किसका, अमीनो एसिड्स का, और एक फॉर्म का नाम है लेवो फॉर्म, इसको बोलते हैं डी फॉर्म और इसको बोलते हैं एल फॉर्म। और ये दोनों जो फॉर्म होता है एक दूसरे का मिरर इमेज होता है, दे आर द मिरर इमेज। मिरर इमेज का मतलब हुआ एक हाथ की पांचों उंगलियां और दूसरे हाथ की पांचों उंगलियां का जैसा, ठीक है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो अमीनो एसिड पाया जाता है वो होता है एल फॉर्म। ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। एल फॉर्म ये पाया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। जब कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो धीमे धीमे क्या होता है, एल फॉर्म जो अमीनो एसिड्स हैं वो डी में बदलना वो शुरू हो जाता है। अपॉन डेथ इट स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग इनटू द डी फॉर्म। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं रेसिमाइजेशन। दिस कन्वर्जन ऑफ एल फॉर्म इनटू डी फॉर्म इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि जितने भी अमीनो एसिड्स हैं सबका एक अपना रेसिमाइजेशन का स्पीड्स है। अगर मान लो स्पार्टिक एसिड है तो उसका कुछ प्रोपोर्शन मतलब 0.333% वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे कन्वर्ट हो जाएगा डी से एल फॉर्म से डी फॉर्म में, और इसमें भी टाइम लगेगा ऑलमोस्ट 15,000 से 20,000 साल। मतलब इसको ऐसे कहें
कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग हैं। एग्जाम्पल में हम लोग ले लिया, मान लो यहाँ पे स्पार्टिक एसिड, ये है क्या, ये अमीनो एसिड्स हैं, ये है अमीनो एसिड्स। इसके भी दो फॉर्म है, एल फॉर्म और डी फॉर्म। एल फॉर्म है और डी फॉर्म है। अब इसका अगर एल फॉर्म डी में कन्वर्ट होता है और ये कन्वर्जन और इसमें मात्र 0.333% स्पार्टिक एसिड का एल फॉर्म डी में कन्वर्ट हुआ है, और ये जो एविडेंस जो था 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे था, ये मान लो टेम्परेचर को मान लेते हैं हम लोग हैं कि अगर इतना कन्वर्जन हुआ है तो टेम्परेचर रहा होगा ये, और इस कन्वर्जन में जो टाइम लगा होगा वो लगा होगा ऑलमोस्ट 15,000 से लेकर 20,000 वर्ष। 15,000 से 20,000 साल में मात्र इतना परसेंट 0.33% एल फॉर्म डी फॉर्म में बदलता है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो जो अमाउंट कन्वर्ट हुआ उस अमाउंट को मेजर करके हम लोग ये पता करते हैं उस फॉसिल एविडेंस का एग्जैक्ट एज क्या रहा होगा। ठीक है, तो दिस is used in determining the age of fossils। उस फॉसिल्स का एक्चुअल में एज क्या रहा होगा, तो हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, मतलब इसी का रेशियो, तो यहाँ पूछेगा किसका रेशियो, तो रेशियो ऑफ D2L aspartic acid is used in measuring the fossils tentative age। measuring the fossils tentative age। अब इसका एडवांटेज क्या है और इसका डिसएडवांटेज क्या है। अगर मान लो कोई मटेरियल्स हैं और काफी पुराना है, अगर कोई मटेरियल क्या है काफी पुराना है, तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। या ऐसा कोई मटेरियल है जिसको कि हम कार्बन 14 जहां पे हमने यूज किया है और उसके बियॉन्ड रेंज में है, तो वहां भी हम इसका यूज कर सकते हैं। जिसे हम कार्बन 14 से नहीं कर सकते हैं उसके लिए इसको हम करें। एक लाइन यहाँ पे एडवांटेज लिख सकते हो, इट कैन बी यूज्ड टू डेट मटेरियल, इट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन और डेट मटेरियल ओल्डर देन रेडियोकार्बन डिटर्मिनेशन older than radiocarbon determination or carbon 14 method or carbon 14 method। अच्छा, इसको हम लोग बहुत लंबे समय ठीक है। दूसरा यहाँ पे लिमिटेशन ये है, इट कैन बी ओनली एप्लीकेबल फॉर ऑर्गेनिक मटेरियल। लिमिटेशन क्या हो गया, इट कैन बी ओनली एप्लीकेबल फॉर ऑर्गेनिक मटेरियल। इनऑर्गेनिक होगा उसमें अमीनो एसिड नहीं मिलेगा। अमीनो एसिड प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक वर्ल्ड का
लिविंग वर्ल्ड का या बिलोंग्स टू आइदर, क्योंकि कोई लिविंग है या कोई नॉन लिविंग है, अगर वो ऑर्गेनिक नेचर का है तो उसमें अमीनो एसिड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसका एक अपना लिमिटेशंस भी है। ठीक है, यस सर। तो चलो इसको एक बार बताओ लास्ट में, अमीनो एसिड रेसिमाइजेशन क्या है? अमीनो एसिड रेसिमाइजेशन क्या है? Amino acid racemization is a amino acid is a monomeric unit of protein. It is basically of two types, that is testoform and levoform, which is also known as D and L form respectively. Then both are mirror image of each other. D form को L form में जब convert करते हैं तो उसको racemization बोलते हैं। The process of conversion, the process of conversion of L to D is known as racemization. Okay sir. Then example is aspartic acid. इसका भी दो टाइप होता है, L form और D form। एक मिनट, अमीनो एसिड नेचर में 20 से ज्यादा टाइप का होता है, ठीक है। और ये भी एसिडिक बेसिक न्यूट्रल फॉर्म में होता है। एसिडिक कुछ एसिडिक होगा, कुछ बेसिक होगा, कुछ न्यूट्रल होता है, ठीक है। एसिडिक में एग्जांपल हमने ले लिया है स्पार्टिक एसिड का, एग्जांपल हमने लिया है स्पार्टिक एसिड का। ऐसे हम 20 अलग अलग अमीनो एसिड का एग्जांपल ले सकते हैं। तो हमने सिर्फ एक अमीनो एसिड स्पार्टिक एसिड का एग्जांपल लिया है कि स्पार्टिक एसिड में क्या होता है, ठीक है, कि ये बी एल और डी फॉर्म में मिलता है। एल फॉर्म कितना डी फॉर्म में बदल गया, तो हम लोग इसको मेजर करते हैं इसमें, और इसी मेजरमेंट के आधार पर हम लोग बताते हैं। तो कैसे मेजर करते हैं बताओ? It is measured at 20 degrees Celsius. Duration is about 15 to 20,000 years ago, and the percentage is all about 0.333%. हाँ, मतलब 15 से 20। हाँ, बोलो। And then this is used in determining the age of fossil. That is about the this is used in determining the age of fossil, which is of the ratio of L to D form aspartic acid. इसका एडवांटेज और लिमिटेशंस भी है सर। एडवांटेज ये है कि इट इज आल्सो यूज्ड फॉर ओल्ड मटेरियल एंड फॉर डिटरमाइनिंग मटेरियल व्हिच इज ओल्डर देन द रेडियोकार्बन डेटिंग और C14 मेथड। और इसका एक लिमिटेशंस है कि इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर ऑर्गेनिक मटेरियल। हाँ सही, तो ये ठीक है। तो यही था एब्सोल्यूट और रिलेटिव डेटिंग मेथड्स, और इसका अपना जो यूजेज है। इस पे तो कुछ नोट्स आ सकता है कि लिखिए या डिफरेंस लिखिए, या होता क्या इन जनरल मेथड ही पूछता है डायरेक्टली कि राइट से नोट्स ऑन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट डेटिंग, या एनीवन जनरली यही पूछेगा, डिफरेंस करके नहीं पूछेगा वो। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर कल मिलते हैं, और नेक्स्ट इसका इसी के हम लोग सभी क्लास करेंगे। पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक और न्यूलिथिक कल्चर पे हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है। और कुछ सवाल पूछना है सर? हम इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे थे, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस हिस्ट्री बेस्ड है। हाँ, अरे पहले तो क्या था ना, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स होता था ना, तो पहले दो ऑप्शन था यूपीएससी में। एक था हम लोग भी जब दिए हैं यूपीएससी तब दो ऑप्शन था उस समय, बिफोर 2004। तो वहाँ पे 2008 का 2008 से पहले दो ऑप्शन था। तो 2001 की बात बता रहा हूँ, उस समय लोग हिस्ट्री जिसका है, हिस्ट्री वाले का फेवरेट ऑप्शन होता था एंथ्रो, जिसका हिस्ट्री है वो एंथ्रो रख लिया। और हमेशा उस समय भी एंथ्रो में ज्यादा स्कोर लोग करता था। ऐसे ही जिसका जूलॉजी है वो एंथ्रो रख लिया, या जिसका मेडिकल साइंस है वो एंथ्रो रख लिया, क्योंकि एंथ्रो उस समय इसका सिलेबस वो काफी छोटा था। अब सिलेबस थोड़ा बड़ा हुआ है पहले के कंपेयर में, जबकि अदर ऑप्शन से हम आज भी कंपेयर करते सिलेबस इसका छोटा ही है। दूसरा क्या है कि इसमें
एक्चुअली क्या नहीं, ये ऑप्शनल एकेडमिक में तो है नहीं। एंथ्रोपोलॉजी क्या है ना, एकेडमिक में तो है नहीं, हार्डली कहीं कहीं पे मिल जाएगा तुमको, किसी किसी यूनिवर्सिटी में मिल जाएंगे। पटना यूनिवर्सिटी में है? नहीं है सर। नहीं है ना। तो मान लो जैसे डीयू में है, उड़ीसा में है, या वेस्ट बंगाल में है, लेकिन सारे यूनिवर्सिटी में नहीं है। वैसे ही सारे कॉलेज में भी ऑप्शनल अवेलेबल ही नहीं, तो लोगों को तो पता ही नहीं होता है। लोग क्या हुआ, हिस्ट्री रख लिया, जबकि हिस्ट्री क्या है, या हिस्ट्री ले लो, या सोशियोलॉजी ले लो, या इकोनॉमिक्स ले लो, या पॉलिटिकल साइंस हो, या पब्लिक एड है, जो भी ऑप्शनल्स हैं, इवन जूलॉजी, मैं तो जूलॉजी ही पढ़ाया हूँ कब का, तो मैं तो देख रहा हूँ कि अगर आप हिस्ट्री, हम इतने भी ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं, इन सब में हमने एक चीज महसूस किया है कि ये सिर्फ बात करता है, ये सारे के सारे ऑप्शंस, अबाउट मेजर इवेंट्स। एक जो मेजर इवेंट्स है या मेजर जो फेनोमेना है उसका बात करता है हम लोग, लेकिन यही एक मात्र ऑप्शनल है जो मेजर इवेंट का नहीं बात करता है, बल्कि ये उस इवेंट के पीछे होने वाले कॉज और उसका बात करता है। ये साइंटिफिक रीजन देने का प्रयास करता है, ये कि उसके पीछे छुपा हुआ साइंस क्या है। सोसाइटी आया तो सोसाइटी क्यों आया, मैरिज आया तो मैरिज क्यों आया, फैमिली जरूरत है, जरूरत क्यों है, डेटिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, ये एकदम साइंटिफिक है ये। तो इसलिए ये प्योर साइंस तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जबकि ये सब तो लगता है सिंपल सा, हाँ है, अशोक ने ये किया, उसने ये किया, अशोक था, ठीक है ना। जूलॉजी में तो पढ़ते क्या है, ये ह्यूमन का सिस्टम या कुछ पर्टिकुलर सिस्टम की बात करते हैं, क्या सारे एनिमल का थोड़े सिस्टम पढ़ने जाते हैं। यहाँ पे हम लोग हर एक कॉज और फाइंडिंग की बात करते हैं, क्यों आया, क्यों कैसे आया, और ये आगे भी हेल्प करेगा लोगों को। चलो आज के क्लास हम लोग उतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ओके सर।